हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें लगभग 20 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा। वो किसी न किसी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है, कुछ नए प्रश्न भी उसमें ऐड है। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ, ना केवल यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यानी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये जो कार्टोग्राफी, जियो स्पेशियल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला जो मेथड है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ईजिली आप कर नहीं पाएंगे, तो इसी पे आधारित जो 20 प्रश्न आपको बताया गया है वो इसी से शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये जान लीजिए, जो आपका आरपीएससी का बैच चल रहा है, ठीक, तो आरपीएससी के बैच में क्या क्या चीज़ें अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, क्योंकि उसमें कुछ हमने पहले ही रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ हर एक यूनिट से अवेलेबल करा दिए हैं, तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, इस पर हमने वीडियो काफ़ी अपलोड कर दिया, उस पर पीडीएफ भी हो चुके हैं, ठीक। कुछ नए जो टॉपिक आपके छूट रहे हैं, जैसे टाइप ऑफ मैप जो है ये भी आपका कराया जा चुका है, ठीक। इंटरप्रिटेशन ये आपका सिंगल पर्पज एंड कंपोजिट मैप, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ और कोरोक्रोमेटिक मैप, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डायग्राम, ये डायग्राम आपका अलग से अभी कराना बाकी है, ठीक है। क्लाइमेटिक ग्राफ में ये क्लाइमोग्राफ हो चुका है, हीदर ग्राफ भी हो गया है, क्लाइमेटोग्राफ भी है, उसमें मैप प्रोजेक्शन भी हमने कराया है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ दियर स्पेसिफिक यूजेस, यानी जो मैप प्रोजेक्शन है इसका वर्गीकरण और इनका क्या यूज है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको देखना है। तो मैप प्रोजेक्शन में यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन एंड उसका स्पेसिफिक यूज क्या है। फिर आपका आ जाता है टोपो सीट, ये नहीं कराया गया है, ठीक। टोपो सीट क्या है, और टोपो सीट के साथ साथ यहाँ पे है ओपन सीरीज मैप यानी ओएसएम क्या होता है। ये 2-3 टॉपिक अभी आपके कार्टोग्राफी के बचे हैं, ठीक। जियो स्पेशियल टेक्निक्स की हम लोग बात करें, क्योंकि ये आपका देखिए यूजीसी नेट में भी आपका यहाँ से ही प्रश्न उठाया गया है, ठीक। और इसके अलावा आ जाइए आप जियो स्पेशियल टेक्निक्स में, इसमें आपका रिमोट सेंसिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैपिंग, ठीक है। और इसके अलावा आपका डिजिटल मैप है, ये है कराया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है रिमोट सेंसिंग का जो आप पढ़ेंगे उसी के एक पार्ट में आते हैं ये सब, डिजिटल मैपिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ठीक है, प्लेटफॉर्म सेंसर रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी कि आपका डीईएम डेम डेम मॉडल भी हमने कराया है, तो ये डेम कराया जा चुका है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग आपको कराया गया है, उसमें पीडीएफ है, वीडियो भी है, लेकिन इसको और डिटेल में कराऊंगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका कंप्लीट हो चुका है रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन, आप समझ सकते हैं उसको, हालांकि वो भी डिटेल में ही है। अब यहाँ पे देखिए डेम यानी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल टोटल हो चुका है, और इसका एप्लीकेशन आप यूजेज रिमोट सेंसिंग टू स्टडी ऑफ लैंड यूज, तो लैंड यूज यानी भूमि उपयोग में क्या यूज होता है, लैंड कवर, रिसोर्स प्लानिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस, ये हो चुका है, ठीक है। इसके जो फंडामेंटल चीज़ें थी, डाटाबेस, देखिए रास्टर और वेक्टर डाटा भी हमने कराया है, आपका वीडियो है इसमें, ठीक। इम्प्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो जीआईएस और जीपीएस इंटीग्रेशन भी हो चुका है, रिमोट सेंसिंग भी उसमें मेंशन है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि अन्य जो पेपर आपके होते हैं किसी भी स्टेट के, उससे ज़्यादा ये है सिलेबस में मेंशन किया गया आरपीएससी का। यहाँ पे देखिए मैं इंट्रोडक्शन इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी पेपर आपका सॉल्व करना है वो आगे सॉल्व करना है, तो जो लोग ये सारी चीज़ें जान रहे हैं, जिनको ये लग रहा है बकवास है, तो वो स्किप कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद, ठीक। इसके अलावा देखिए जो स्टैटिस्टिकल मेथड में आपको कराया गया है, डाटा टेबुलेशन, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका समांतर माध्य और माध्यिका है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोबारा से आपका कराया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति मापन के बारे में यहाँ पे, इंटरवल का जो क्लास है मैपिंग में वो कैसे चूज किया जाता है, ठीक। जैसे आपका 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, ठीक है, 20 से लेके 30 हो गया, तो ये 10 का क्लास इंटरवल हो गया। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है, जैसे आपका
छोटे स्केल पे आपको करना है तो वर्ग अंतराल जो है आपको कम करना पड़ेगा, बड़े स्केल पे आपको करना है वर्ग अंतराल बढ़ाइए। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन ये कराया जा चुका है, लॉरेंज कर्व भी हो चुका है, गिनीज कोफिशिएंट भी हो चुका है, ठीक है। मेथड ऑफ मेजरिंग एसोसिएशन सैंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये भी हो चुका है, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन है सहसंबंध और समाचरण गुणांक जो आप पढ़ते हैं, ठीक। इसमें देखिए मेजरमेंट ऑफ स्पेशल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपका स्पेशल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ना है, NNA है यानी नियरेस्ट नेबर एनालिसिस यानी निकटतम पड़ोसी विश्लेषण है। स्केलिंग टेक्निक से आपका इसमें रैंक स्कोर और वेटेड स्कोर की बात कर रहा है, ये कराया नहीं गया है, इसको कराएंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉर जियोग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक से यानी कि आपका जो प्रतिचयन की विधियां होती हैं, जिसमें दो तरह की विधियां आपने पढ़ा है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये भौगोलिक विश्लेषण में इसका क्या उपयोग है। इसके अलावा मॉडल्स इन ज्योग्राफी जिसमें आपका सिमुलेशन मॉडल और आपका जो है ग्रेविटी मॉडल, तो दो ये मॉडल अभी नहीं कराए गए, यानी कि यदि तीनों यूनिट से हम लोग बात करें 4 से 5 टॉपिक और बचे हैं, जिसको कराने के बाद ये पूरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो ये समझ सकते हैं कितना बड़ा टॉपिक है आपका। तो इस पे PDF भी है वहाँ पे, और GIS या इस पे आपका प्रैक्टिस सेट भी है, और ये जो प्रैक्टिस आपका चल रहा है ये तो चल ही रहा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, आपके MCQ पे, ठीक। ये देखिए पहला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये आपका कार्टोग्राफी का है। पहला जो प्रश्न है कार्टोग्राफी का, कह रहा है कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, ठीक। वर्ण प्रतीकी मात्रात्मक विचरण में वर्ण प्रतीकी यानी कि कोरोस्मेटिक मैप, देखिए इसमें क्या करिए आप जो है लिखते हुए चला करिएगा, कि कई क्योंकि कई कई बार हिंदी इसका जो है बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है। कोरोस्मेटिक वर्ण प्रतीकी, ठीक है। सममान रेखा मानचित्र ये आपका आइसोप्लेथ हो जाता है। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे बिंदु मानचित्र है ये आपका डॉट मैप हो जाएगा। वर्णमांत्री मानचित्र का ये आपका कोरोप्लेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरोप्लेथ। इसमें आपका जो डॉट मेथड हो गया ये आपका वर्ण मापी मानचित्र है, यानी कि आपका क्या है, कोरोप्लेथ है, ठीक है। वर्ण प्रतीकी हो गया। तो इसमें कह रहा है कि मात्रात्मक वितरण मानचित्र कौन सा है, तो जनरली जो वितरण मानचित्र होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वितरण मानचित्र जो है आपका ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक आपका होता है कि क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक का होता है, एक आपका होता है नॉन क्वांटिटेटिव यानी अमात्रात्मक, ठीक। तो अमात्रात्मक जो होता है ये आपका गुण प्रधान मानचित्र होता है। इसमें आपका जो घनत्व वगैरह दिखाए जाते हैं, डेंसिटी दिखाया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। तो इसमें जैसे आपका रंगारेख हो गया, जो रंगारेख विधि हो गई, सामान्य छाया विधि हो गई, चित्रित विधि हो गई, जो आपका ये वर्ण प्रतीकी विधि है ये भी आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। नामांकन विधि ये भी आ जाएगा। ये कौन सा, ये आपका अमात्रात्मक में है। जो मात्रात्मक में है उसमें आपका है वर्णमात्री है, वर्णमापी या वर्णमात्री जिसे कोरोप्लेथ कहा गया, और आइसोप्लेथ, ठीक है। कोरोप्लेथ हिंदी में भी कोरोप्लेथ लिख के आ सकता है, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, और आपका जो है डॉट मेथड, और भी है इसमें। तो बेसिकली यही आप जानिए यहाँ पे। तो ये आपके क्या है, ये आपका मात्रात्मक में आएंगे। तो जो आपका इसमें नहीं आएगा वो आपका है वर्ण प्रतीकी, ठीक। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, ये मैथमेटिकल का है, ठीक है। किसी क्षेत्र के मानचित्र पर जिसका मापक जो है 1:40,000 है, दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उसी क्षेत्र के हवाई छायाचित्र पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है, ठीक, वो 10 सेंटीमीटर है, और हवाई छायाचित्र मापक क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको देखेंगे तो पहले तो ये आपका जो स्केल है उसको देख लीजिए, ठीक। स्केल क्या है, स्केल ये है कि 1:40,000, ध्यान रखिएगा इसको। ये मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को कि मापक क्या है, कैसे निकाला जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी कराया है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, अभी कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी जब
4 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए दो स्थानों के बीच की दूरी कितना 4 सेंटीमीटर है। अब मापक आपका क्या हो जाएगा, इसलिए जो मापक हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर ये 40,000 हो गया मापक। ठीक, यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर इस टू 1,60,000 हो जाएगा। कैसे, ये 4 चौका 16, 4 गुना ये बढ़ रहा है ना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो उसी तरह से आपका 1,60,000 हो गया। अब यही कह रहा है कि अब ये तो हो गया धरातल पे। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि जो हवाई छायाचित्र है, यहाँ से मान लीजिए हवाई छायाचित्र ये आपका 4 सेंटीमीटर, तो उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है कि कब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर है अब वो आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर जो है अब 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, इसलिए जो हवाई छायाचित्र में ए और बी के बीच डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे 4 बराबर इतना है, तो इसलिए 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1,60,000। समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे अलग से मैंने कुछ नहीं किया, बस यही किया कि जो उसी छायाचित्र पर यानी दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, और कह रहा है कि यही जो 4 सेंटीमीटर है ये जब हम हवाई छायाचित्र से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मापक यानी कि 1,60,000 जो है ये अभी स्थल पे 4 सेंटीमीटर का है नॉर्मल देखने पे, लेकिन जब हम हवाई छायाचित्र से देखेंगे तो ये आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कौन, 4 सेंटीमीटर, तो ये इसके बराबर ही होगा। यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 1,60,000 डिवाइड बाई 10, ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर ही हो जाएगा 1,16,000। ठीक है, तो मापक क्या हो जाएगा 1:16,000। ठीक है, 1:16,000। तो पहला विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना था। तीसरा देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि स्थलाकृतिक मानचित्र अथवा भूपत्रक जिसकी संख्या क्या है 63 n है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो भूपत्रक है उसकी संख्या 63 n है, में दो लक्ष्यों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उन दो बिंदुओं के मध्य स्थल पर जो वास्तविक दूरी होगी वो क्या होगी। ठीक, तो कह रहा है कि जो भूपत्रक टोपोसीट है, टोपोसीट में ये आपका जो है 63 n का है। ठीक, टोपोसीट, तो यहाँ पे जो टोपोसीट है यदि हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि दो लक्ष्यों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर के ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा उन दो बिंदुओं के मध्य की जो स्थल पर वास्तविक दूरी होगी तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 यानी 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 10 सेंटीमीटर यहाँ से आपका निकल आएगा। ठीक, तो टोपोसीट का जब उसमें हम डिटेल पढ़ाएंगे तो अलग अलग टोपोसीटों पे जो मापक होता है इनका उसको हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो अभी केवल आप आंसर देखते हुए चलिए। केंद्रक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत कहाँ पे रखा जाता है। ठीक, जो आपका प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है तो ये आपका केंद्रीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप में कहाँ पे रखा जाता है, ग्लोब के केंद्र में, ग्लोब की परिधि पे, अंत में। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लोब के केंद्र में जो है, जब केंद्रीय ध्रुवीय मध्य की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपका ये कहाँ पे हो जाएगा, केंद्र के यानी ग्लोब के केंद्र में। ठीक, अगला देखिए, दिया है कि यदि एक मानचित्र की रचना आरएफ 1:2 यानी 1:5500 पर की जाती है तो उसको छोटा करके हम लोग आधा करते हैं। ठीक है, तो आधा किया जाएगा तो उसका जो आरएफ होगा कितना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आधे की बात किया जाए तो गुणा हो जाता है। ठीक, और जब दोगुने की बात करेगा, ठीक है, गुना की बात करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोगों ने 4 प्रश्नों को देख लिया है, तो यहाँ पे 3 नंबर का हो चुका है। ठीक है, 5 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे आपका कह रहा है आधा करना है, तो 1:5500 ये दिया गया है। ठीक, इसका आधा का मतलब गुना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। छठा देखिए, दिया है कि यदि एक मानचित्र प्रक्षेप पर रेखाजाल के निर्माण हेतु यानी एक मानचित्र प्रक्षेप पर रेखाजाल के निर्माण हेतु घटाई गई पृथ्वी का अर्धव्यास जो है आपका आर है। ठीक, तो गाल प्रक्षेप पर जो रेखाजाल की लंबाई है यानी भूमध्य रेखा पर लंबाई क्या होगी, तो गाल प्रक्षेप पर जो ये लंबाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भूमध्य रेखा होती है ये लगभग आपका 45 डिग्री के आसपास यहाँ पे दिखाई जाती है।
ठीक है। अब अर्ध व्यास कह रहा है कि आपका आर यानी त्रिज्या आर है, तो इस हिसाब से जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर cos 45। ठीक है, तो 6 का ये सी हो जाएगा। आगे देखिए गाल प्रक्षेप का अभी वीडियो आप लोगों को नहीं मिला है, तो वो मिलेगा तो आपको क्लियर और हो जाएगा। 7 नंबर देखिए संपूर्ण ग्लोब के लिए गाल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है। ठीक है, वास्तविक लंबाई के बराबर 45 अक्षांश की लंबाई के बराबर भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई की आधी या 60 डिग्री। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री अक्षांश के लंबाई के बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर पे। दिया है कि वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको मिल रहा है और उसमें आपको विषमता दिखानी है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा। दंड आरेख, आरेख या आइसोप्लेथ, ये सभी क्या है उतना अच्छा ये प्रदर्शित नहीं करेंगे, जबकि ये लारेंज कर्व ये आपका असमानता के लिए ही है। ठीक है, विषमता आय में या वितरण में विषमता दिखाने के लिए ही लारेंज कर्व का उपयोग या लारेंज वक्र का उपयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विचरी सहसंबंध विधि नहीं है। कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि है, और ये आपका स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध है, आंशिक सहसंबंध विधि है, न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा अगणित सहसंबंध है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंशिक सहसंबंध विधि जो है 9 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को कराया भी गया है और ये आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे उसमें भी मिल जाएगा। 10 नंबर देखिए, कौन सा वर्णक्रम सुदूर संवेदन तकनीक यानी जो रिमोट सेंसिंग में, यानी कौन सा स्पेक्ट्रम जो है रिमोट सेंसिंग में निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक, वैसे तो इसमें देखिए आता है कि थर्मल इंफ्रारेड होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपका ये फॉल्स कलर कंपोजिट आंसर दिया है। अब इसका भी ये कारण दिया है क्योंकि फॉल्स कलर कंपोजिट में क्या होता है कि जो एरिया है वो आपका रॉन्ग दिखाया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए ये पेड़ पौधों वाला हरा भरा क्षेत्र पेड़ पौधों वाला है, तो ये क्या किया जाता है कि हरे के बजाय इसको रेड दिखा दें। ठीक है, फॉल्स कलर कंपोजिट में ये दिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि कह रहा है कि निर्वनीकरण का पता यानी जो डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे है वो हमको दिख जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, तो क्योंकि ये आपका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी आपका राइट है, तो इसलिए थर्मल इंफ्रारेड के बजाय आप फॉल्स कलर कंपोजिट को चूज करिए। क्योंकि ये जो प्रश्न आपका पूछा गया ये जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी का जो होता है 2021 का जो पेपर हुआ उसमें दिए गए प्रश्न है ये। ठीक, इसके अलावा एक बार आपका यूजीसी नेट में ये प्रश्न सेम पूछा था, उसमें आंसर दिया था थर्मल इंफ्रारेड। ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि फॉल्स कलर कंपोजिट आपका ऑप्शन रहता है, थर्मल इंफ्रारेड भी, तो आप फॉल्स कलर कंपोजिट को राइट कर सकते हैं। हालांकि दोनों विकल्प में रहे, जब आपका मान लीजिए ए डी दोनों दे दे तब आप दोनों को लगा सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय उपग्रह भू निरीक्षण उपग्रह जो EOS-3 है, ठीक है, इसको एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये है आपका EOS-3 कब प्रक्षेपित किया गया। देखिए हाल ही के जो, अब इसमें देखिए करंट डेटा है ना ये, तो हाल ही के जो प्रक्षेपित उपग्रह हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने एक आपकी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपका 16 सीरीज हो चुकी है कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी सीरीज में उसमें शामिल किया गया, तो उसमें आपका ये सारी चीज़ें भी आगे आएंगी। ठीक, तो अभी उसका 16 पार्ट हुआ है, पूरे 1 साल का ये पूरा है, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होता, 15 से 20 मिनट का होता है, जिसको आप आसानी से उसको सुन सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी हमने जनरेट कर दी है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 2021। ठीक, अगला देखिए, कथन दिया है कि रिमोट सेंसिंग और GIS दोनों क्या हैं, स्पेशियल जो इनका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित है, यानी स्पेशियल इम्पोर्टेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग और GIS स्थानिक डेटा ही तो निकालते हैं, तो ये आपका क्या है राइट है, 12 नंबर देखिए। दूसरा देखिए, कारण बता रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग और GIS या स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण सोर्स भी हैं, तो ये भी आपका राइट है। ये व्याख्या भी सही कर रहा है क्योंकि स्पेशियल जो डेटा होता है उसी के सोर्स हैं, इसीलिए एक दूसरे से क्या है ये अंतर संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर, कार्टोग्राफी निम्नलिखित विधियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। तो किस विधि में कार्टोग्राफी के अंतर्वेशन यूज किया जाता है, तो इंटरपोलेशन जो मेथड यूज किया जाता है ये आपका आइसोप्लेथ मेथड में किया जाता है। ठीक है, इंटरपोलेशन अंतर्वेशन
यूज किया जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर, संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम। अब देखिए जो आपका सैम्पलिंग मेथड है, ठीक है, अभी आरपीएससी के सिलेबस में एक था ना, और यही आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में जीडीसी या यूपी एचईएससी में भी मिल जाएगा आपका सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग आपका देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो आपका रिसर्च वाले पेपर में मिल जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट में, एक आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी के, ठीक है, एक आपका प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कह रहा है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, एक आपका प्रोबेबिलिटी, एक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें आपका सही क्रम क्या होगा, कि पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। ठीक है, इसमें आपका ये होता है कि रैंडम आता है, फिर आप स्ट्रेटिफाइड पे आते हैं, फिर सिस्टमेटिक आता है, उसके बाद लास्ट में आपका क्लस्टर आता है, गुच्छित। 15 नंबर में देखिए दिया है कि प्रदर्शक भिन्न आरएएफ जो है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, प्रदर्शक भिन्न जो है 1:50,000 दिया है। कह रहा है कि इस पर एक मानचित्र को दोगुना बड़ा किया गया, तो विस्तारित जो मानचित्र का मापक होगा कितना होगा। अभी देखिए आपका आधा का भी हमने प्रश्न करा दिया, अब दोगुना का आ गया, तो दोगुना में क्या हो गया, 1:50,000 है। ठीक, दोगुना में हमने कहा आपको भाग दे दीजिए, 1 क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, कौन सा जो है सांस्कृतिक मानचित्र का एग्जाम्पल नहीं है। इसमें देखिए आपका जो दिया गया है उच्चावच यानी रिलीफ मैप, राजनीतिक मैप, जनसंख्या मानचित्र और परिवहन मानचित्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मैप। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें तो जो आपका सांस्कृतिक मानचित्र है इसमें आपका आर्थिक और सांस्कृतिक निरूपण किया जाता है, इसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र भी कह सकते हैं। ठीक, तो सांस्कृतिक मानचित्र में जो आपका आएगा ये शामिल नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो देखिए जो उच्चावच रिलीफ है, रिलीफ मैप है, ये आपका सांस्कृतिक में नहीं बल्कि फिजिकल में आएगा, जबकि पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो ये आपका सांस्कृतिक मैप में आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी थीमेटिक मानचित्र में ले सकते हैं। अगला देखिए 17 नंबर दिया है कि भूमि पर एक दूरी 3 फर्लांग है। भूमि पर एक दूरी यहाँ पे दिया है कि 3 फर्लांग है और 79 गज 2 फीट 7 इंच मापी गई है। ठीक है, इसकी जो प्रतिनिधि यानी आरएफ आपको यहाँ से निकालना है। ये भी देखिए आपका मैथमेटिकल है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे कि जो फरलांग होता है, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे जो निकाला है कि लास्ट में आपका क्या है, इंच है। तो जो आरएफ निकालना पड़ेगा वो भी क्या है, इंच में ही आपको क्या करना है, सभी को इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, फरलांग को, गज को, फीट को। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो एक फरलांग बराबर कितना इंच होता है, एक फरलांग बराबर आपका हो जाएगा 7,920 इंच। ठीक है, और एक गज बराबर कितना हो जाएगा, तो एक गज बराबर होगा 36 इंच। ठीक, और यहीं पे यदि हम लोग बात करें तो एक फिट का, फिट भी है ना इसमें, तो एक फिट बराबर हो जाएगा 12 इंच। ये तो आप लोग जानते ही हैं, इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पे हमारे पास दिया गया 3 फरलांग, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 फरलांग बराबर कितना हो जाएगा, फरलांग को केवल हम एफ से लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। 3 फरलांग बराबर हो जाएगा 2360। ठीक, और गज में आपका कितना, 79 गज है, जी यानी कि गज, तो एक गज बराबर 36 इंच हुआ, तो 36 में 79 का आप गुणा करेंगे तो हमें जो मिलेगा ये आपका 8844 मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2360 नहीं बल्कि 23,760 मिलेगा। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। और एक फिट में 12 इंच हुआ, तो यहाँ पे 2 फिट बराबर कितना हो जाएगा, 24 इंच हो जाएगा। और 7 इंच ये आपका इंच में है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो, जैसे अभी यहाँ पे 7 इंच नहीं रहता, केवल फिट रहता, तो सभी को हमको फिट में कन्वर्ट करना पड़ता, या कोई एक, अब जैसे इंच में दिया है तो इंच में, तो सबसे छोटी इकाई में आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 7 इंच आपका
तो सबको ऐड कर लेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा ये आपका 26,635 प्राप्त होगा। 26,635 मिलेगा जब आप काउंट करेंगे। ठीक, यहाँ पे देख ही लीजिए, ये देखिए आपका कितना है, 4 है, 4 8 हो गया, ये 8 7 15 हो गया, एक बचा हमारे पास। ठीक है, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13 हो गया। ठीक है, एक बचा, 7 8 7 15 हो गया। ठीक है, 15 और 1 16 हो गया, 6 हो गया, एक बचा। और यहाँ पे आपका है 3 है, 3 2 5। ठीक है, 5 1 क्या हो गया, 6 हो गया, और ये आपका 2, तो यानी 26,635। तो जो रिफ्रैक्शन हो जाएगा आरएफ आपका हो जाएगा 1:26,635 हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में देख लीजिए, आरएफ बराबर दिया है 1 अनुपाते, ये आपका दिया है 2,53,440। ठीक है, इसका सही रूपांतरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे दिया है कि 1 इंच बराबर होता है 7,040 गज। अभी हमने क्या बताया, 1 इंच बराबर 7,920 इंच, 1 गज बराबर। ठीक है, तो जबकि आपका यहाँ पे 1 इंच बराबर हो जाएगा 32 फरलांग होता है। ठीक, और 1 इंच बराबर होता है 7,040 गज। ये देखिए ऊपर जो हमने बात किया था, क्या बात किया था, 1 फरलांग बराबर 7,920 इंच था। अब यहाँ पे आपका इंच में दिया है कि 1 इंच बराबर, ये सही रूपांतरण का मतलब केवल आप यहाँ समझिए इंच का कौन सा पैमाना यहाँ पे आपका सही दिया गया है। ठीक, तो 1 इंच बराबर 7,040 गज दिया है, ये आपका राइट है। और यहाँ पे देखिए दिया है कि 1 इंच बराबर 32 फरलांग। ठीक है, 1 इंच बराबर 4 मील, ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो ये दिया है कि 1 इंच बराबर 2,100 यानी 21,120 इंच, ये आपका रूपांतरण सही नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे इंच का ही ये डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे यदि देखें तो 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये 2,53,000 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट है वही आपका यूनिट क्या है, इसी का भी होता है। दोनों की यूनिट क्या होती है, समान इकाई होती है। 19 नंबर में देखिए, किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुव को नहीं दिखाया जाता, तो समक्षेत्र बेलनाकार है, मर्केटर है, मालवीड है, सिनुसॉइडल है। इन दोनों पे तो दिखाया नहीं जाता। समक्षेत्र बेलनाकार पे जो दिखाया जाता है ये आपका सीधी रेखा में, सॉरी इस पे दिखाया जाता है, सिनुसॉइडल मालवीड पे होता है। समक्षेत्र बेलनाकार में जो दिखाया जाता है ये आपका बिंदु के हिसाब से नहीं बल्कि एक रेखा के हिसाब से यहाँ पे दिखा दिया जाता है। ठीक, इस तरह से आपका ये समक्षेत्र बेलनाकार जो दिखता है। ठीक है, ऐसे आपका मैप बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पोल है दिखा दिया जाता है, सिनुसॉइडल और मालवीड में होता है, लेकिन मर्केटर में आपका ध्रुव को नहीं दिखाया जाता। ध्यान रखिएगा, ये मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुवों को नहीं दिखाया जाता। ठीक, अगला आ जाइए, नेक्स्ट है 20 नंबर और ये लास्ट है, जीआईएस के महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, जीआईएस का और जीपीएस का ये ध्यान रखिएगा, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। अब देखिए आंसर में आप लोगों को जो दिया गया था 19 का, कौन सा ध्रुव इसमें ध्रुव नहीं दिखाया जाता, तो आपका हमने लगा दिया था समक्षेत्र बेलनाकार, लेकिन राइट आपका मर्केटर होगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो में क्लियर किया गया। जीआईएस के इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं होता, प्रक्रिया है, आंकड़ा है यानी डाटा, पॉपुलेशन, सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, पॉपुलेशन। जबकि कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस होता है, डाटा होता है और सॉफ्टवेयर, ये जरूरी है इसके लिए। ठीक, पॉपुलेशन की कोई नीड इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका 19 है इसका क्या कर लीजिए, बी ऑप्शन कर लीजिए यानी मर्केटर कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आंसर की है, और इसी तरह से पूरा प्रैक्टिस भी आप लोगों को चलेगा। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।